गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज 2-3 दिन के बाद हम लोग प्रेजेंट हैं दोबारा से अपने क्लासेस पे। लास्ट वीक जो क्लासेस हुई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी डेमो टीचिंग से रिलेटेड, और आज उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट के बारे में भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो रिजल्ट की कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या एक्चुअली में रिजल्ट का रहने वाला है। क्योंकि थोड़ा ना ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि 2024 में आएगा रिजल्ट, या 2024 के अंदर ही आगे अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, तो थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, तो वन बाय वन आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। आज मंडे है, इस पूरे वीक में हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। एवरी डे मेरी कोशिश होगी कि 9 बजे हम लोग रखें क्लास, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ 9 बजे क्लास नहीं हो सकती तो मैं उस दिन डे में रख लूँगा क्लास। ठीक है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर लेंगे। और अभी तक हमारे 2 वीक हो चुके हैं ऑलरेडी, हमारी क्लासेस को कंप्लीट हुए। और उन 2 वीक के अंदर, हाँ बलराम, मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। और उन 2 वीक के अंदर हम लोग काफ़ी सारी क्लासेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी स्टूडेंट्स को दिए हैं। तो मॉक इंटरव्यू से काफ़ी मुझे लगता है कि एक बेटरमेंट उस कैंडिडेट के अंदर आया होगा, और उस कैंडिडेट का जो प्रिपरेशन है एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंची होगी। आज मॉक इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पेड मॉक इंटरव्यूज़ के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं उसकी भी डिटेल बता दूंगा जिसको भी पेड मॉक इंटरव्यूज के बारे में बात करनी है। और इसके अलावा पीआरटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ बच्चे ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। राखी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राखी। मोनिका, नमस्ते नमस्ते मोनिका। राजबाला, वेरी गुड इवनिंग राजबाला। रिस्पेक्टेड सर बलराम 141 एससी कैटेगरी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू कॉल है। हाँ बलराम आएगा, आप ऑलरेडी मुझसे पूछ चुके हो, तो आप परेशान मत हो। 141 एससी कैटेगरी में तो आप 100% एलिजिबल हैं कि आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। वेरी गुड इवनिंग ऋषि। गीतांजलि, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गीतांजलि। अपूर्व, हेलो हेलो अपूर्व। महावीर, नमस्ते नमस्ते महावीर। वेरी गुड इवनिंग सुमन। गौतम, वेरी गुड इवनिंग गौतम। महावीर सर, पीआरटी का रिजल्ट कब तक? अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं महावीर। ठीक है, चिन्मय, वेरी गुड इवनिंग। आरटीए का रिप्लाई आ गया सर, प्लीज टेल अस। हाँ गौतम, अभी आया नहीं रिजल्ट, मतलब उसका पीआरटी का, मतलब आरटीआई वाला। वो मैं आएगा 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं तुरंत बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए, आई होप मैंने जो कमेंट आप लोगों ने किए होते वो पढ़ दिए मैंने। अब डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का देखो, एक एक आइडिया अगर मैं बताऊं आपको, तो अभी सैटरडे से केवीएस ओपन हो गए हैं। ठीक है, मतलब काफी जगह पर जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो गई, हॉलीडे कंप्लीट हो गई है। और कैलकुलेशन ऐसी ही है कि टीजीटी पीजीटी का ना रिजल्ट आने वाला है, मतलब उसके अपॉइंटमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो पीआरटी का रिजल्ट है उसकी चांसेस इतना है कि शायद जुलाई में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, या किसी भी वीक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब सभी डे एक जैसे हैं केवीएस के लिए। अब उनके लिए कोई छुट्टी वाला डे तो अब बचा ही नहीं है, क्योंकि अब छुट्टियां सभी की ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। जितने भी रीजंस हैं सबकी ऑलमोस्ट छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं।
तो रिजल्ट कभी भी आना मुझे लगता है पॉसिबल हो जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं ना 2024 तक, कि 2024 तक रिजल्ट आएगा, यूट्यूब पे मैंने काफी बच्चे बता रहे हैं मुझे कि यूट्यूब पे काफी लोग बोल रहे हैं कि 2024 में रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है कि जो बता रहे हैं 2024 में रिजल्ट आएगा वो लोग रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनकी बात भी सही हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अगर वो रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये फेक बातों के पीछे मत भागो बच्चों, ठीक है। केवीएस कितनी भी कोशिश करेगा उसको रिजल्ट को नेक्स्ट मंथ तक 100% रिलीज कर देगा, क्योंकि ना रिजल्ट होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया तो खामोगा केवीएस के ऊपर गाज गिर जाएगी, ठीक है। कोर्ट के डिसीजन के बाद आएगा या पहले ये कंफर्म नहीं है कोर्ट का डिसीजन, लेकिन ये कोइंसिडेंस होगा अगर कोर्ट के डिसीजन के बाद रिजल्ट आता है तो, ठीक है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में गौतम, बस मैं इतना कहूंगा, ठीक है। बाकी इससे कोई संबंध नहीं है, तो रिजल्ट पहले भी आ सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पर नहीं, सिर्फ ये कोइंसिडेंस माना जाएगा कि रिजल्ट के मतलब कोर्ट की डेट के बाद आएगा तो, ठीक है। मतलब आफ्टर 3rd वीक आएगा तो सिर्फ एक कॉन्सिडेंस माना जाएगा, कनेक्शन नहीं होगा इसमें आपस में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके कोर्ट के डिसीजन से पहले ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो मतलब किसी भी वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब सारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं। और एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट है ना डिले ना होने का एक चांस ये है कि इन्होंने ना पेपर तुरंत लिया था, क्योंकि ना बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स है ना, उनकी सीट है ना बहुत ज्यादा खाली है, बहुत खाली है, बहुत रीजंस के अंदर है ना बहुत सारे। तो ना ये जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज होते हैं जिनको रखा जाता है, ठीक है, पार्ट टाइम फैकल्टी जो रखी जाती हैं, उनसे काम चला रहे हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा वो टेम्परेरी एम्प्लॉय रख नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने क्या करा था, पोस्टिंग निकाली थी और तुरंत इसका एग्जाम ले लिया था, क्योंकि इनको तुरंत पोस्टिंग फिल करनी थी जून जुलाई तक। लेकिन अभी वो सिर्फ इस वजह से चल गया क्योंकि ये पेपर उन्होंने ऑनलाइन ले लिया, और केवीएस का पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन लेने का, और प्राइमरी टीचर के तौर पर इन्होंने मल्टीपल शिफ्ट में पेपर लिया था। अब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खड़ा हो गया यहाँ पर, कि भाई ऐसे रिजल्ट आउट नहीं कर सकते बिना नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ये चीज खत्म हो जाएगी। क्या? अच्छा, आप अपूर्व टेम्परेरी एम्प्लॉय हो? तो ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पता है क्यों? हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर इसलिए भी पड़ा हुआ है क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत टफ आया था, कई बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे बहुत ज्यादा नंबर बन रहे हैं। हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल हो ना, ठीक है बहुत बढ़िया। तो क्या है कि वो ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल से पढ़वा रहे हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल से ज्यादा पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ना मेन कोर्स जो कंप्लीट कराता है ना वो परमानेंट टीचर कराता है, तो इसीलिए बहुत बहुत टीचर्स खाली है। देखो 2019 से लगा लो आप, एवरी ईयर वैकेंसीज निकलती थी इसकी केवीएस की, ठीक है। लेकिन जब से 2017 की वैकेंसी हुई है उसके बाद से थोड़ा हिसाब बिगड़ गया था इनका, तो इन्होंने 1 साल का गैप कर दिया था। लेकिन अगर 2019 से देखो, 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया और 23 आ गया, मतलब 4 साल बाद वैकेंसी देखने को मिली है ये। अब 4 साल के अंदर एवरी ईयर रिटायर हो रहे होंगे प्राइमरी टीचर, है ना। एवरी ईयर DSSB में सिलेक्शन हुए होंगे, क्योंकि DSSB ने काफी सिलेक्शन दिए थे 19 के बाद, बहुत सिलेक्शन दिए DSSB ने, और बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी सिलेक्शन दिए, तो बच्चों ने छोड़ दिए वो, है ना। तो कहीं ना, और प्रमोशन, अभी HM के प्रमोशन हुए, अभी आप लोगों ने अगर सुना हो केवीएस के अंदर HM के प्रमोशन, मतलब PRT प्रमोट होकर के HM बने हैं, तो उसमें काफी सारी सीटें छोड़ दी गई। तो प्राइमरी टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए रिजल्ट को डिले करना नॉट पॉसिबल कि वो केवीएस ऐसा करेगी भी कभी सोच करके भी। जो 2024 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। केवीएस की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, इस बात पर बिल्कुल बिलीव मत करना और आराम से तसल्ली से मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या इंटेंशन है जिस वजह से वो नेक्स्ट ईयर के लिए कह रहे हैं। शायद वो कंपटीशन खत्म करने के लिए भी हो सकता है, या शायद वो हो सकता है कि इस बात से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि जो केवीएस वाला बच्चा है ना वो कहीं और ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो हो सकता है कि कहीं और ध्यान लगाने के लिए कि वो DSSB में ध्यान लगा ले या किसी और चीज में ध्यान लगा ले, इसलिए ये बातें बोली जा रही है, फैलाई जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जो प्राइमरी टीचर्स हैं, स्पेशली डिप्लोमा कैंडिडेट जिन्होंने DLED किया है या DED किया है या BLED किया है, वो प्लीज अपने केवीएस PRT की उस पर ही फोकस रखना, मतलब इंटरव्यू पे फोकस रखना। कभी भी आपके सामने बम फूट सकता है, और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेकर के जाओ। मैं आपके सामने रोज आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि किसी दिन भी रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो मैं आप लोगों को क्लासेस नहीं देता अगर मुझे लगता
कि टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे क्लासेस देने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो तभी फायदा होगा ना जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब इंटरव्यू में जाने में बहुत टाइम है, तो मेरे पास तो बहुत समय है, मैं तो कभी भी करा दूंगा आपको। लेकिन मैं अभी प्रिपेयर्ड इसके लिए करा रहा हूं आपको, क्योंकि इंटरव्यू की कॉल आने से पहले ही प्रिपरेशन होती है। जैसे इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी उसके बाद कोई प्रिपरेशन नहीं रहेगी। ठीक है, सो प्लीज कीप इन योर माइंड कि आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है अपने रिजल्ट आने से पहले पहले कर लेना। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये मैं आपको इसके बारे में मैं आपको और डिटेलिंग नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर आप रिजल्ट आने के बाद करेंगे तो आपके पास शायद वो समय नहीं रह पाएगा जिस समय में हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। उस समय तो सिर्फ हम इतना करते हैं कि क्या करना है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बस। उस टाइम पे ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता कि अच्छा ये वाली कमी है, ठीक है, इस कमी पे काम कर लेते हैं, अच्छा वो वाली कमी है, ठीक है, उस पर काम कर लेते हैं। और इसके अलावा जो भी बच्चे सोच रहे हैं मॉक इंटरव्यूज देने के लिए, तो आप अपने आसपास कहीं भी जाकर के ऑफलाइन के अंदर मॉक इंटरव्यूज तलाश कर लो, जाकर के मॉक इंटरव्यूज दे दो। अभी बहुत समय है, 3-4 मॉक इंटरव्यूज दे दो। और जो भी बच्चा 3-4 मॉक इंटरव्यू दे करके जाएगा ना, उसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे बच्चों के मॉक इंटरव्यूज कराए भी हैं, और जिन बच्चों ने मॉक इंटरव्यूज के बाद अपने इंटरव्यू को फेस किया तो उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट एक्सपीरियंस किया, मतलब वहां पर उन्होंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों को मैं प्रिपरेशन अच्छे से कराऊं। आप कहीं भी जाकर के अपने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दो। और अपने देखो मॉक इंटरव्यू से जिन्होंने बच्चों ने एक एक मॉक इंटरव्यू दिया फुल, उनको एक चीज तो रियलाइज हुई होगी कि उनकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। तो जितने ज्यादा अच्छा, मेरी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? मेरी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? सर नेटवर्क इशू नहीं है, आपके अलावा और भी लोगों के माइक ऑन है तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आप सभी लोग हैं ना, अपने माइक ऑफ कर लो बच्चों। जब किसी को पूछना होगा तो हैंड रेज कर लेना, मैं मौका दूंगा। आप सभी लोग हैं ना, अपने माइक ऑफ करो। अभी ठीक है मेरी वॉइस, सब ठीक है, अब तो कोई ब्रेक नहीं। ठीक है, यस ठीक है, तो इसलिए बच्चों अब रिजल्ट वाली जो बात है, रिजल्ट वाली बात में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रिजल्ट कभी भी आपके सामने अनाउंस हो सकता है। तो ये जो जून का अभी ये 10 दिन रह गए हैं हमारे, आज 19 तारीख है, इसके बाद 10 दिन रह गए हैं। और नेक्स्ट जुलाई के अंदर जो टाइम है, मतलब आप इन टोटलिटी मान करके चलो कि आपके पास 15-20 दिन, 25 दिन, 20-25 दिन मान करके चलो, 20-25 दिन के अंदर जरूर आपके इंटरव्यू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और मैं यही कहूंगा कि 15 दिन मिनिमम आपको मिलेंगे जब आपका इंटरव्यू की कॉल आएगी। वो 15 दिन सिर्फ इस चीज में लगाना कि आप अपने आप को और बेटर कर सको। और ये 15 दिन से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले का जो टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन में लगाना, क्योंकि उसके बाद है ना प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे आप। मैं इस बात का एक्सपीरियंस जानता हूँ, क्योंकि जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है ना, बच्चों को ना एक अलग सा उनके अंदर है ना वाइब्रेशन सी होने लग जाती है, उनको एक घबराहट सी, एंजाइटी सी फील होने लग जाती है। फिर है ना बच्चा क्या करता है, घबराने लग जाता है, डिप्रेस सा हो जाता है। उसको वो सारी चीजें जो नहीं कर पाया, वो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल चेंज नहीं हो पाए, वो फिर वो कर नहीं पाता। अभी सही मौका है अपनी डेमो टीचिंग पे काम करने का, अभी सही मौका है किसी भी सिचुएशनल क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का, अभी सही मौका है अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने का, अभी सही मौका है अपने सारे क्रॉस क्वेश्चंस पे काम करने का, अभी सही मौका है अपने जो भी वीकनेसेस हैं, अगर बोलने में दिक्कत है, हेजिटेशन फील होती है, लो कॉन्फिडेंस फील होता है, इन सब पर काम बहुत अच्छे से कर सकते हो आप लोग। और आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं एनी टाइम आपके पास अवेलेबल भी रहता हूँ और आपके साथ क्लास में भी कनेक्ट रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो और इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़ो। अब मॉक इंटरव्यू के कई स्टूडेंट्स है ना, मॉक इंटरव्यूज के लिए बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी बात सुन लो। देखो मॉक इंटरव्यू एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2 चीजों से इंटरव्यू क्रैक होता है। पहली चीज कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन इन द सेंस कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, कैसा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, कैसे सोशल क्वेश्चंस को हमें डील करना है, कैसे हमारे डेमो टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजों को प्रिपेयर करना। तो एक तो प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है हमारा मॉक इंटरव्यूज वाला पार्ट। मॉक इंटरव्यूज हमें रियल इंटरव्यू को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है कि हम जो भी सीख रहे हैं या जो भी हमने सीखा या जो भी हमने प्रिपरेशन करी, क्या वो सही लेवल पर जा रही है, क्या वो सही तरीके से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, या हम उस सही ट्रैक पर हैं, क्या वो प्रॉपर फीडबैक हमें मिल पा रहा है मॉक इंटरव्यू के अंदर के, जिससे कि हम समझ सके कि हाँ हम सही ट्रैक पर है, कि हमारा रिजल्ट आते ही
हम सीधा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये मॉक इंटरव्यूज होते हैं। अब जनरली क्या होता है कि बच्चे ना एक मॉक इंटरव्यू दे करके चले जाते हैं, कहाँ इंटरव्यू देने चले जाते हैं रियल इंटरव्यू, कई तो एक मॉक इंटरव्यू भी नहीं देते। लेकिन मेरा इतना मानना है, आप जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज अटेंड करके जा सकते हो ना, आप सोच रहे हो कि पैसे खर्च होंगे, तो बेटा पैसे तो खर्च होंगे, अगर जॉब चाहिए तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा आपको। आप कहीं भी पता करो, आप जहां भी, जैसे बहुत सारे यूपी से बिलोंग करते होंगे बच्चे, इसमें से कई यूपी के अलावा भी बहुत सारी अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई बिहार से कनेक्ट कर रहा होगा, कोई एमपी से कनेक्ट कर रहा होगा। तो आप सब है ना अपने आसपास देखो, आप किससे पूछो कि केवीएस पीआरटी के मॉक इंटरव्यू मुझे चाहिए, अगर वो 500 रुपए भी आपके मॉक इंटरव्यू का एक चार्ज कर रहे हैं ना, या 1000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, तो जरूर देना। ये मेरी आपको पर्सनल सजेशन है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि जो बड़े बड़े ब्रांड है, बड़े बड़े जाइंट है, उनके पास जाएं क्या? उनको छोड़ दो, उनके पास जाने का कोई फायदा भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो इतना ज्यादा काम करते नहीं। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आपको किसी ऐसी चीज पर जाना चाहिए जहां ऑलरेडी भीड़ हो। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? तो इसलिए कोशिश ये करो कि आप वहां पर जाओ, मॉक इंटरव्यू पता करो, ठीक है, 2-3 मॉक इंटरव्यू ले लो कि 1000-1500 रुपए लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, ठीक है, लेकिन दे करके जरूर आओ, वो जरूरी। हाँ जी बोलिए। सर बोलिए। सर, क्या हमें हिंदी और इंग्लिश के लिए पूरा एनसीईआरटी करना पड़ेगा, या हिंदी और इंग्लिश के लिए दो दो पोएम और स्टोरी ऐसा कुछ? ठीक है गीतांजलि, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बस आप सम अप कर रहा हूँ, बस 5 मिनट रुक, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू जरूर दे करके आओ। इसके अलावा कहीं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज हो रहे हो तो मॉक इंटरव्यू दे दो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी नहीं हो रहे हो ना, तो बच्चों इस बात का ध्यान, अच्छा हाँ, कहीं भी मॉक इंटरव्यू दो ना आप, तो कैसे करो? मॉक इंटरव्यू ऐसे दो जैसे कि इस वीक में एक मॉक इंटरव्यू दे दिया, फिर नेक्स्ट वीक में एक मॉक इंटरव्यू दे दो, फिर उसके नेक्स्ट वीक में एक मॉक इंटरव्यू दे दो। ऐसे करके ना आपका 1 मंथ स्पेंड हो जाएगा, प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, और एवरी वीक आप है ना एक एक मॉक इंटरव्यू भी कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के चलो कि एवरी वीक एक मॉक जरूर दो। तो कहीं भी ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी किसी भी तरीके से कर लो। और जिन बच्चों ने मेरे पास एनरोल कराया, जैसे कुछ बच्चों ने मेरे पास मॉक इंटरव्यूज के लिए एनरोल कराया, तो उनके मॉक इंटरव्यूज में कल से शेड्यूल करना स्टार्ट कर दूंगा। एवरी वीक आपका एक मॉक इंटरव्यू रखूंगा। एंड डोंट वरी, आपके जैसे 3 मॉक इंटरव्यूज में 1000 रुपीज में 3 मॉक इंटरव्यूज अगर कोई बच्चा चाहता हो, लेकिन ये तब करना उस कंडीशन में, ये उस बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप सबको करा पाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ उन बच्चों को कराऊंगा जिनका कहीं भी कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। ये बात मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा नुकसान होता है बच्चों में। 1000 में 3 मॉक इंटरव्यू करा तो रहा हूँ, लेकिन मैं 3 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। नहीं तो एक मॉक इंटरव्यू भी मैं करा सकता हूँ। और रही बात, मैं तब कराऊंगा जब आपको कहीं अरेंजमेंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा बच्चों आपके ऊपर समय लगाना ना, मैं ऑलरेडी क्लासेस लेता हूं, तो मैं क्लासेस में ज्यादा चीजों को मैनेज कर पाऊंगा, और आपके पास थोड़ा सा मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे को अपने सर्वाइविंग के लिए भी काम करना पड़ता है। हाँ, प्रिपरेशन में फुल फ्लैज फ्री करा रहा हूँ, क्योंकि मैं सब बच्चों को उसमें इंटरटेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में ना इंडिविजुअल टाइम देना होता है, इसलिए नहीं टाइम दे पाऊंगा मैं आपको। अब रही बात आगे, सबसे पहले पता करो, नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, बिंदास आप मुझे फोन या मैसेज करना, मैं आपको मॉक इंटरव्यू के लिए एनरोल करा लूंगा। मॉक इंटरव्यू के लिए जिसको भी एनरोल कराना है वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पेमेंट डिटेल भेज दूंगा। आप 1000 रुपीज पे करेंगे, उसके बाद मैं यहां से शेड्यूल, आपका एवरी वीक का शेड्यूल बना करके आपको भेज दिया करूंगा, और जो भी शेड्यूल हुआ करेगा आपको उस टाइम पर आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। जितने भी ईच एंड एवरी मॉक इंटरव्यू होंगे वो आपके रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है, लेकिन वो यूट्यूब पर पब्लिश नहीं किए जाएंगे या कहीं भी पब्लिश नहीं किए जाएंगे, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप उस लिंक के थ्रू अपना पूरा मॉक इंटरव्यू देखना, और जो भी प्रॉपर पूरी फुल फ्लेज एक फीडबैक दी जाएगी, उस फीडबैक पर आपको काम करना, ठीक है। और आप आराम से उस पूरे मॉक इंटरव्यू को देख पाओगे। फिर नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू को और बेटर करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद और बेटर करने की कोशिश करना। और मान लीजिए आपने 3 मॉक इंटरव्यू दे दिया एवरी वीक, और उस बीच में रिजल्ट नहीं आया, तो डोंट वरी, मैं एक आध मॉक इंटरव्यू मुझे लगेगा ना रिक्वायरमेंट होगी,
तो मैं आपका रिजल्ट आने के बाद भी दे दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो, ठीक है। तो लेकिन अभी देना स्टार्ट करो। मॉक इंटरव्यू की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो रिजल्ट से पहले है, रिजल्ट के बाद है, मानता हूं एक मॉक इंटरव्यू आपको रिजल्ट के बाद भी देना चाहिए, लेकिन जो पहले आप अपने अंदर करेक्शन कर लोगे ना, वो रिजल्ट आने के बाद करेक्शन नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड जिन बच्चों का क्वेश्चन था वो मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ। अब किसी भी स्टूडेंट को मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप सेपरेटली मुझे फोन या मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, गीतांजलि के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। गीतांजलि पूछिए, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर मुझे ये जानना है कि जो हिंदी और इंग्लिश के लिए डेमो प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो हम पोएम हिंदी और इंग्लिश से ऐसे दो दो कर लेंगे, या पूरा मतलब हर क्लास से एक एक एनसीईआरटी से करना पड़ेगा, या जो किसी भी क्लास से कोई भी पोएम आप है ना एक क्लास के लिए गीतांजलि के अलावा सब अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ जी, तो गीतांजलि का क्वेश्चन ये है कि गीतांजलि पूछ रही है कि क्या सर सिर्फ हम एक ही पोयम कर लें किसी भी क्लास की, या मतलब जैसे इंग्लिश में किसी भी क्लास की कोई भी डोमे टॉपिक प्रिपेयर कर ले, या सब क्लासेस का प्रिपेयर करना होगा? तो आपको जो सूटेबल लगे छोटी क्लास का करना, ठीक है, बड़ी क्लास का कम करना, छोटे में परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है। तो एक किसी भी क्लास का कर लो, सेकंड का कर लो, थर्ड का कर लो, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, और एक ग्रामर का टॉपिक कर लो और एक पोएट्री कर लो, ये दो चीजें कर लो। सर और एक क्वेश्चन है सर, जो मैथ मैथ के लिए क्या आप ऐसे मतलब ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे, या एनसीईआरटी से ही पर्टिकुलर टॉपिक उठा के वहीं से करेंगे, एनसीईआरटी की या बुक को ऐसे उठाओ, कॉमन टॉपिक देखो चूज करके एनसीईआरटी कर की लेंगे बुक को डेमो के उठाओ, लिए? उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करो, अपनी एक एक्टिविटी प्लान करो या एक स्टोरी प्लान करो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का तरीका प्लान करो, ठीक है, और इस तरीके से आप मैथ्स के टॉपिक को स्टार्ट करो, ये सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन होना वो एनसीईआरटी की बुक में से ही चाहिए टॉपिक, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना, और आपको ये भी पता हो कि कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। सो इस बात का खास तौर पर ध्यान जी रखना। सर, आपसे थैंक पूछ यू सकते सर। हैं वो कि कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, कौन सी क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जी सर। चलिए जी सर, थैंक नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट दीपा, दीपा पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? पूछो दीपा। दीपा आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही। बेटा बिल्कुल ही स्लो आ रही है, किसी बच्चे को आ रही है क्या दीपा की आवाज? दीपा आप अपना ना क्वेश्चन लिख दो, वो ज्यादा बेटर। हाँ श्याम, बोलिए श्याम। सर मुझे मॉक इंटरव्यू और क्लासेस सर ऑफलाइन लेनी है, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूँ आपके पास सेक्टर 22 में। भाई इंटरव्यू की क्लासेस है ना, रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करूंगा मैं ऑफलाइन में, क्योंकि मैं बैच ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ काफी सारे, मतलब ऑफलाइन के सारे बैच खत्म कर चुका हूँ। ये सिर्फ आप और लोगों का सर ऑनलाइन फ्री बैच चला रहा हूँ मैं, इसके अलावा अब मैं कोई बैच राइट नाउ नहीं चला रहा। ऑफलाइन नहीं करवाओगे सर फिर? कराएंगे ऑफलाइन, लेकिन अभी नहीं, रिजल्ट के बाद। और सर ऑनलाइन कब पढ़ाओगे? जैसे कोई टॉपिक होता है, अभी तक आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर नहीं करवाया ना, कोई डेमो प्रिपेयर करवाया एक भी? ऑनलाइन डेमो टॉपिक ऐसा है कि मैं ना रेगुलर क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं वीडियो पब्लिश करूंगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं काफ़ी सारे टॉपिक करा दूंगा एक दिन में फिर, क्योंकि क्लास में ना बच्चों के रिस्पॉन्सेज भी साथ साथ होंगे, तो मैं वो पूरा उतना ज़्यादा टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है। थैंक यू सर, बस ये पूछना था हाँ मुझे। मैं कराता हूँ। और बताओ।
सर आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप सिचुएशनल क्वेश्चन पूछोगे, तो पहले आप अपना एक क्वेश्चन पूछ लो क्योंकि फिर बहुत सारे हाथ खड़े हो गए ठीक है, हैं अभी क्वेश्चन अभी पूछने करते को। हैं, अभी करते हैं। अभी एक थोड़े से क्वेश्चन ले लूं, फिर मैं अभी कराता हूँ। बाकी डेमो टॉपिक से रिलेटेड ही है आज की क्लास। वैसे आज डेमो इंग्लिश डेमो टॉपिक से रिलेटेड ही कराऊंगा, ठीक है। आइए, कौन है नेक्स्ट, कौन है? सर मैं सर वैसे जैसे कि रिजल्ट है वो जुलाई से ज्यादा लेट हो सकता है सर, मतलब आपके अकॉर्डिंग? उमेश देखो, ये तो केवीएस के अलावा कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना आप जरूर मान करके चल सकते हो कि रिजल्ट जुलाई तक पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि देखो, इससे ज्यादा रिजल्ट डिले करना कोई रीजन ही नहीं है डिले करने का। और 2024 वाली जो बातें बोल रहे हैं ना, वो 2024 भूल जाओ। मतलब ये तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कैसे फैलाया जा रहा है, शायद कंपटीशन खत्म करने के लिए फैलाया जा रहा है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब बिना सोचे समझे, जब तक केवीएस नहीं कहता ऐसा कुछ। और एक साल किस बात पे, मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा कहाँ होता है? कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक एक साल के लिए रिजल्ट रोक देंगे। वो भी रिटर्न का रिजल्ट रोक देंगे। फाइनल रिजल्ट रोक देते तो वो अलग बात थी। फाइनल रिजल्ट रुकते हैं, डी ट्रिपल एस बी के काफी सारे रिजल्ट ऐसे बहुत टाइम बाद निकले थे, लेकिन रिटर्न का रिजल्ट, और वो भी केवीएस ने तो कभी नहीं रोका। कोई केवीएस का इतिहास भी नहीं है ऐसा। केवीएस कैंसिल करता है तो तुरंत कैंसिल करता है, रिजल्ट देता है तो तुरंत देता है। फुल फ्लैज फास्ट एंड फॉरवर्ड चलते हैं ये लोग। अभी तक मैंने जितनी भी वैकेंसीज बच्चों को प्रिपेयर कराई है, 2015 में भी मैंने सेम ऐसा देखा, 17 में भी देखा, 19 में भी देखा। मेरे सामने की प्रिपरेशन है ये, मैंने सब बच्चों को प्रिपरेशन जो कराई है, ठीक है। तो सर आप ही मोटिवेट कर रहे हो सर, और कोई चैनल ही है ही नहीं सर, क्यों मतलब नहीं कर आपको रहे? क्योंकि जितनी सबको मोटिवेशन डीएसएस आती भी है सर। कराना है ना यार। अब मैं सच्चाई बोलूं तो सब चाहते हैं केवीएस छोड़कर लोग डीएसएसबी में घुस जाए। सही बात है सर, यहाँ से तो पैसे ले लिए उन्होंने इंटरव्यू वगैरह के अब इसमें कुछ रहा नहीं है, 5,500 अब होप ही नहीं है ना। केवीएस में कुछ होप ही नहीं है लोगों की, समझ रहे हो? अब वो चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चे क्या है, जब तक उनका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक वो पीछे पड़े रहेंगे इस चीज के, केवीएस के। जिन बच्चों का जी सर। इंटरव्यू रह रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स है, 140 की लाइन में बैठे हैं बच्चे, 150 की लाइन में बैठे हैं, उनको तो पता है कि श्योर शॉट हमारा सिलेक्शन होना ही होना है, और 100% होना है। मैं आपको इस बात की गारंटी ले सकता हूं, जो बच्चा 140 के प्लस में है वो अपना 99% सिलेक्शन समझना, 99% सिलेक्शन समझना। बस 1% आपकी गलती ये होगी कि आप इस चीज को हल्के में लोगे, क्या देख लेंगे, मेरे तो 140 आ गए, मेरे तो 150 है, मैं तो इंटरव्यू क्रैक। हाँ, बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। कितना कंपटीशन बढ़ा रखा है लोगों ने, ये भी तो देखो ना। सर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं सर, जैसे रैंक 7 रैंक हो नंबर 8 जाती नंबर रैंक graduation रैंक में होते रैंक हैं। रैंक होती है, रैंक हो जाती है। रैंक से, हाँ, रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी बिल्कुल। जैसे कि जो 152 लेकर के आया है, हो सकता है कि वो उसकी वो रैंक में 140 वाले से नीचे हो। जी सर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो परसेंटाइल मैनर है ना, परसेंटाइल लगाया इसलिए जाता है जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो और ये पता ना चल पाए कि परसेंटेज ये वाली सही माने या ये वाली परसेंटेज सही माने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पेपर हुआ 20 तारीख को, अब 20 तारीख का पेपर जो है वो इजी आया था और 21 तारीख का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ आ गया। अब 21 तारीख वाले पेपर में बच्चों के 60% भी मुश्किल से बन रहे और 20 तारीख वाले पेपर में बच्चों के 80% तक बन गए। लेकिन अगर 21 तारीख वाले बच्चे 20 तारीख वाला पेपर देते तो उनके तो 90% तक बन सकते थे, समझ रहे हो ना। तो अब इनको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे दोनों को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कर दिए, अब उसमें रैंक डिसाइड कर देगी फिर वो। जी सर। सर जैसे मेरे एससी कैटेगरी से 142 बन रहे थे, लोग कह रहे हैं कि तेरे 10-12 नंबर भी घट सकते हैं, ज्यादा वो नंबर नहीं घटेंगे भाई, नंबर नहीं घटेंगे, वो तो रैंक बनेगी कि टॉप ऑर्डर ले लिए जाएंगे, बस दैट्स इट। रैंक के हिसाब से टॉप ऑर्डर ले लिए जाएंगे, जैसे कि आईआईटी जेई वगैरह इनके एग्जाम्स में होता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में जैसे होता है वैसे करके। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है ना, Thank you, sir. टॉप ऑर्डर Thank ले you, लेंगे। 142 वाले भाई कहाँ से हो आप, किस डेट को था एग्जाम? मैं दिल्ली से हूँ ब्रदर, एंड 28 फर्स्ट शिफ्ट था मेरा। अच्छा 28 की फर्स्ट शिफ्ट था आपका? यस सर। ओके ओके ओके। तो डोंट वरी, काफी बच्चों के 140 150 की लाइन में है, मैं बहुत बच्चों के सुन चुका हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, इतना ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रैंक किस हिसाब से डिसाइड होगी ये तो तभी पता चलेगा, क्योंकि बहुत सा बच्चा है ना बैठा हुआ है घर पे अभी, जो बहुत अच्छे नंबर लेकर के बैठा है।
अब देखो वो कहाँ तक बैठा हुआ है, ये भी देखने की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन पूछ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन पूछूं? सर ईवीएस के लिए मैंने है ना 2 टॉपिक प्रिपेयर किए हैं। एक तो सोलर सिस्टम, वो तो मैंने अपने डेमो में आपको दिखाया था, और दूसरा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो सर इससे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से कुछ टफ क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं बन जाएंगे? ये आपको कौन बता रहा है टॉपिक? मतलब सर मैं ये कोई किसी और ने- भी प्रिपेयर कर सकती हूँ? नहीं, ये आपको किसी ने रिकमेंड करे ये टॉपिक? रिकमेंड तो नहीं किया, लेकिन जैसे मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर कर लिया सर, उसका देख तो आप के। बच्चे को पढ़ाते हो इसलिए किया प्रिपेयर आपने? हाँ सर, अपने बच्चों को तो मैं पढ़ाती हूँ सर। ठीक है, देखो मैंने आपको सभी को बच्चों को ये बोला है कि देखो 5th क्लास की किसी भी डेमो टॉपिक को अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रिस्की होते हैं क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन उससे या जो क्रॉस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए छोटी क्लास करो, आप क्रॉस क्वेश्चन संभाल सकते हो, इजीली कर सकते हो तो भाई आपके ऊपर है। अगर साइंस में थोड़ी अच्छी कमांड है तभी पकड़ लेना इनको। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवन फ्रॉम 21st शिफ्ट? किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? हेलो सर। पूछिए। सर मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हाँ प्रशांत बोलिए। सर मैं ये कहता जी सर, सर मेरे ना 139 बनने हैं ओबीसी में। 28 को एग्जाम था मेरा सेकंड शिफ्ट में रुड़की। तो ठीक। सर लेकिन जो हमारे साथ कंडीशन है, हम 4-5 लोग हैं जो एनआईएस वाले हैं हरिद्वार से। तो सर उसमें कोई कह रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एनआईएस वालों को, केवीएस बाहर कर रहा है, या इस तरह से कोई इशू क्रिएट हो रहा है क्या सर? एनआईओएस वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल तो हैं। चिन्मय तो ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट में, चिन्मय तो ऑलरेडी उड़ीसा गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर के तौर पे वर्किंग भी है। एनआईओएस से ही है इनका भी। सर एक चीज और कंफर्म करना था मुझे, जैसे हमारा उत्तराखंड में एनआईएस से हाई कोर्ट में केस चल रहा था और वो वर्डिक्ट हम केस जीत गए यहाँ से। तो अगर हमें केवीएस 1% बाहर करता है तो सर हम हाई कोर्ट में दोबारा उसको स्टे करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं? आप कौन से कोर्ट में नहीं जीते थे? करेगा, नहीं करेगा। सेंट्रल लेवल पे भी एनआईओएस को अप्रूवल मिल चुका है। मेरा खुद का सर एनआईओएस से ही है, मेरा भी, मैंने बिहार से कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आपका भी एनआईएस से है? सेंट्रल लेवल पे अप्रूवल, हाँ सेंट्रल लेवल पे अप्रूवल मिला है एनआईओएस को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इसके लिए। सर केवीएस की वेबसाइट पे भी एनआईओएस का दे रखा है, मतलब पार्टनर वगैरह में नीचे। सर नहीं वो तो दे रखा है सर। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो है नहीं एलिजिबल है वैसे प्रशांत, ऑलरेडी पता भी किया। रायवाला में एक सर थे। तो सर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड से केस जीत गए हैं, हम तो उत्तराखंड के हैं सर। हाँ। तो हम उत्तराखंड हाई कोर्ट से केस जीत गए हैं, डबल बेंच से हमारा फाइनल डिसीजन आ गया है। तो सर अगर किसी वजह से 1% सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। तो सर सुप्रीम कोर्ट जाना तो उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में हम दोबारा ऑलरेडी? हाँ रिव्यू पिटिशन के लिए जा सकते हो आप, लेकिन है ना आप ऑलरेडी जीते हुए हो। अब तो आप हाँ कोई चैलेंज करेगा ऑलरेडी उत्तराखंड से जीते हुए। हाँ ऑलरेडी जीते हुए ना, तो बस कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मूव कर सकते हो आप ऐसा। बाकी जो है सर आप थोड़ा कंफर्म आपके कांटेक्ट में सर केवीएस के टीचर या प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, क्योंकि सर हमारे यहाँ लोकल में तो 1-2 ही हैं जो हमारे कांटेक्ट में। तो सर आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, इस पे एक वीडियो बना दीजिए कंफर्म करके कि जो है एनआईओएस के ऊपर क्या रहने वाला है, क्योंकि काफी सारे बच्चे। ठीक है, एनआईओएस का देखो सबसे बेस्ट तरीका तो यही होगा कि मैं एनआईओएस से रिलेटेड एक आरटीआई मूव कराऊं, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक रिटर्न में आप आरटीआई मूव करा दीजिए। हाँ रिटर्न में रिप्लाई मिल जाएगा, तो थोड़ा सा एक कंफर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि ऐसे बोला तो सभी ने, मैंने ऑलरेडी पता भी किया हुआ, काफी बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, तो वो ऑलरेडी सभी ने यस किया है। लेकिन अगर आप कहते हो तो एक आरटीआई मूव करा देते हैं कल, इससे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एनआईओएस से, काफी बच्चे हैं मेरे पास वैसे भी। ठीक है ना? हाँ सर मेरे खुद कांटेक्ट में हम 5 स्टूडेंट हैं जिनके हमारे 125 से अबव जा रहे हैं। ठीक है, हम एनआईएस वाले ही हैं। ठीक है, मैं और जो है सर अब बस हमें जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है सर, वो यही आ रहा है कि कहीं ये जैसे कि क्या नाम, इन्होंने बीएससी को लेकर के पीजीटी टीजीटी में इंटरव्यू में बाहर कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेंशन तो कुछ ऐसा किया नहीं था।
लेकिन इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी को चक्कर लेकर के यार बाहर पता कर है दिया क्या, बच्चों को एट ए चक्कर टाइम। क्या है, चक्कर है ना एनआईयूएस का ऐसा है कि 18 महीने का होता है ना, कितने दिन का होता है? नहीं सर, सर मैं 18 महीने बोलूं, का तो कोई ऐसा उसमें कोई मेंशन नहीं है, नहीं मेंशन नहीं है, आपने वो करा तो ये कितने अपनी दिन तरफ का? से ही, एक सेकंड है क्योंकि ना, ना ही सर मार्कशीट में ऋषि है कुछ ना ही कहना चाह जो रहे हैं, इसका ऋषि कुछ कहना चाह रहे हैं, हमने ऋषि किया था बताओ। जब, उसमें भी कोई मेंशन नहीं था 18 महीने का। हाँ ऋषि बताओ। सर एनएस वाले जो है ये डीएड रेगुलर नहीं कराते, डिस्टेंस से कराते हैं। पर डिस्टेंस की अपनी डीएड शायद कहीं भी मान्य नहीं है। हाँ जो ये कराते हैं प्लस टू 10th वगैरह वो तो मान्य है इनकी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ऋषि, बीएड में ऋषि एनआईयूएस करा ही डिस्टेंस में सकता है, तो जो डिस्टेंस प्रोग्राम चलाते हैं ना जो लोग, उनकी डिस्टेंस की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा मान्य होते हैं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एनसीटी की भी गाइडलाइन है वैसे। जैसे बीएड भी आप करस्पॉन्डेंस में कर सकते हो, लेकिन वही जो डिस्टेंस में कराते हैं सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज की, जैसे इग्नू की आप मान्य है, जामिया की मान्य है, ऐसे करके तो मान्य तो है, ये डोंट वरी, इस चीज के लिए तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ना एनआईओएस के थ्रू लगे हुए भी हैं सर्वे तो। नहीं सर, जैसे पिछली बार एक नोटिस निकाला था अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब भाई सी टैट जिस किसी बंदे ने कर रखा वहां की जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस बंदे को वो स्टेट का टैट करना कोई कंपलसरी नहीं है। पर जैसे हरियाणा का स्टेट आया उन्होंने पहले तो ओके कर दिया, हरियाणा का स्टेट आती उन्होंने मना कर दिया, भाई आप इसके लिए अप्लाइड टैट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आप सी टैट हम मान्य नहीं करेंगे। इसी वजह से जैसे आप बिहार के निकले हुए हैं, बिहार के नहीं ऐसा, बिहार वाले नहीं, वो ये ऐसा कह रहे हैं ऐसा आपका कहीं सी नहीं टैट है, मानना है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये इम्पोज नहीं किया, सीटेट इम्पोज नहीं कर रखा अभी तक, मैंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन सुना नहीं है, ये सिर्फ नहीं, स्टेट कहा था गवर्नमेंट सर कर पहले। सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी पर है, क्योंकि एजुकेशन जो है ना स्टेट में स्टेट का पार्ट होती है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी को छोड़ दो तो एजुकेशन का जो जिम्मा होता है ना वो स्टेट के पास ही होता है, तो स्टेट ऑलरेडी वो सारी चीजें डिसाइड करती है कि हाँ हमें सीटेट को मानना है या नहीं मानना है। जैसे कि आप हरियाणा का केस बता रहे हो, तो हरियाणा वालों ने सीटेट को मान्यता अपने एस्टेट के कंपैरेटिवली नहीं दी हुई है, और बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारी पोस्ट में दी जाती है, बस इतना ही फर्क। सर जैसे क्या नाम, वो तो चलो ऐसा होता है कि जैसे कि हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में सी टैट अगर हमने किया हुआ है तो उसके लिए हमें जो है उत्तराखंड टैट भी क्वालिफाई चाहिए, वो तो स्टेट के अपने वैकेंसी हो जाती है। सर जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, इसका एनसीटी ने जो हमें अप्रूवल दिया था एनआईएस वालों को, तो उन्होंने अपनी साइट पे भी एक लेटर डाला हुआ है वैलिडेशन के लिए, तो सर वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सर आप एक बार जो एनआईएस की साइट से जो लेटर क्या है, वो लेटर सर, मेरे को उसको भेज दो डाउनलोड प्रशांत, करके आप थोड़ा मेरे सा को मेरे नंबर पे लेटर भेज दो, मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है सर, मैं सर, आपको अगर- लेटर भेज देता हूँ जो साइट पे उन्होंने डाला हुआ हाँ है। मेरे को लेटर भेज दो, मैं जरूर पढ़ूंगा उसको, लेटर क्या कह रहे हैं। सर अगर जैसे कि भगवान ना करे पर एनआईओएस जो है निकल गई, तो अगर ये केस करेंगे जैसे, तो फिर वो उसका हमारे रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ अगर हाँ, रिजल्ट उन्होंने दे दिया था ऐसा, तो मतलब स्टे लगा दिया, तो कोर्ट ने अगर स्टे लगाया तो जरूर होगा, होल्ड कर दी तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्योंकि ये स्टे तो इसलिए इजीली मिल जाएगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी हाई कोर्ट से तो केस जीते हुए हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ उन्होंने ये कह दिया है कि जो है ये सेम है, इक्वल है, रेगुलर डीएलएड और डिस्टेंस डीएलएड। एक्चुअली क्या है, डिमांड ही एनआईओएस वालों की ना डिमांड ही यही होगी, अप्रूवल दे दिया। ये जो केस करेंगे ना ये डिमांड ही ये करेंगे कि होल्ड कर दो, इनकी डिमांड ही यही होगी और कुछ नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर होल्ड नहीं करवाते हैं तो ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये तो वैकेंसी से आउट हो जाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए होल्ड तो होगा ही होगा अगर ऐसा होता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, एनआईओएस वाले ऑलरेडी एलिजिबल है, क्योंकि एनसीटी ही सिर्फ इसमें डिसीजन ले सकती है, केवीएस की कोई इसमें औकात नहीं है, ठीक है, एनसीटी ही है इसमें रोल सिर्फ और नहीं। चलो किसी और सर और स्टूडेंट, मेरे ख्याल से तो आई थिंक अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डीएलएड एनआईओएस से ही कर रखा होगा, नहीं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ज्यादातर वो है ये एमपी वाले, एमपी बोर्ड के ज्यादातर, एमपी बोर्ड के डाइट के होंगे काफी बच्चे, मतलब एनआईओएस का इतना ज्यादा नहीं है, मतलब हाँ 20-30% है बच्चे एनआईओएस वाले हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे ना एमपी बोर्ड से हैं जो मैंने देखे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया ना, तो एमपी बोर्ड से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, तो उसके बाद एक सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए।
बोलो भाई। सर आप कुछ टॉपिक रिकमेंड कर दो जो रिस्की ना हो, हम इतने सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं उनको। अब श्याम आपने ना वो कैमरा ऑन करो। कौन से सब्जेक्ट के चाह रहे हो आप? जैसे कि सर आपने क्रॉस क्वेश्चन करे थे एडजेक्टिव से, तो आपने बोला ये बहुत रिस्की है, तो हमें नहीं पता अभी कौन से रिस्की है कौन से नहीं है। अभी आप हमें रिकमेंड कर दोगे तो हम उस पर खुद मेहनत करेंगे, ताकि जब आप हमें पढ़ाओ तो हम इतना टाइम ना लें उसको करने में। देखो मेरा रिकमेंड करना फिर सबके लिए सेम नहीं हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। अब मैं कंपटीशन में खुद ही बढ़ा रहा हूँ, वो ज्यादा रिस्की है आपके लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है आप लोग अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अब देखो क्रॉस तो होंगे फॉर श्योर, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्रिपरेशन अच्छे से करना। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से रिस्की होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बता देता हूं मैं, वो बस इतना ध्यान रखना कि उनको थोड़ा अवॉइड करना, अगर कर सकते हो तो करो, मैं नहीं कह रहा आपको उसको छोड़ो। जैसे प्रपोजिशन अवॉइड करना, बाकी सब कर सकते हो, ओनली प्रपोजिशन को अवॉइड कर देना, बाकी एडजेक्टिव करो, एडवर्ब करो, एक्टिव और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जरूर करके जाना। मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये बात सजेस्ट कर रहा हूं और रिकमेंड भी कर रहा हूं कि आप बिना एक्टिव पैसिव वॉइस के, बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंटरव्यू देने मत चले जाना, इस बात का ध्यान रखना। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर पूछेंगे, वो आपसे जरूर पूछेंगे, इसमें पूरी आपकी इंग्लिश चेक हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ओके सर। तो अभी मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा अभी आपको, इससे रिलेटेड आज डेमो टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी मेरे को बात करनी भी है। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? सर ईवीएस में जैसे रैंडम टॉपिक्स आते हैं, जैसे वाटर साइकिल हो गया, जो डायरेक्टली नहीं दे रखे हमको एनसीईआरटी वगैरह में, तो सर जैसे वो रैंडमली हमको टॉपिक दे देते हैं, सोलर सिस्टम दे दिया, कोई और दे दिया, फोटोसिंथेसिस, तो हम उनकी क्लास का लेवल कैसे पता करें ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो कि ये क्लास 3 का है, 4 का है, 5 का है? अच्छा बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा कि रैंडम टॉपिक आप प्लीज पढ़ाइए और ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, और वो ऑलरेडी किसी एनसीईआरटी की बुक से आपसे बोलेंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब एनसीईआरटी में ना डायरेक्टली नहीं दे रखा वाटर साइकिल की, मतलब वाटर साइकिल दे रखा है और उसका कंटेंट दे में रखा नहीं दे है। रखा कि स्पेशली इस क्लास के अंदर है। हाँ ऐसे नहीं दे रखा सर, वो रैंडमली जैसे पूछ लेते ना वाटर साइकिल पढ़ाओ, सोलर सिस्टम पढ़ाओ, तो फिर उनको क्लास का जब कैसे आपको टाइटल देखो, देंगे हाँ, हम? देखो जब आप है ना क्लास को डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, मतलब उसमें डिफरेंस ना कर पाओ कि कौन सी क्लास में हमें वाटर साइकिल पढ़ाना चाहिए, कौन सी क्लास में हमें उसके आगे वाला पार्ट पढ़ाना चाहिए, तो वहां पर क्लास मत लिखना। सबसे पहली चीज तो ये जी सर। क्लास इसलिए भी मत लिखना क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा एडवांस चले जाओ, ठीक है। जी सर। और अगर आप एडवांस चले गए और वो छोटी क्लास को पढ़ाना, तो वो कहेंगे कि अरे आपने लिखा सेकंड क्लास, और ये क्या आपको लगता है कि बच्चा ये सेकंड क्लास में ये सारी चीजें सीखने के लिए रेडी है? समझ गया आपने? जो टॉपिक ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें तो आप क्लास मेंशन करो, क्योंकि क्लास मेंशन करने से एक बेटरमेंट ये आएगा कि आपको पता है कि भाई इस क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है, दैट्स इट। उसमें तो आपको पता है कि कहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, या जहां जाना है। और इसमें एक सबसे बेस्ट तरीका उमेश ये है, आप लोग है ना जितना भी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे ईवीएस है चाहे मैथ्स है, इसका सिलेबस पता होना चाहिए आपको, ईच एंड एवरी क्लास का। हाँ जी सर। इसके बिना मत जाना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो उस बेसिस पे मैं आपसे क्वेरी कर रहा था। सिलेबस जरूर आप देख करके जाना कि कौन सी क्लास में क्या क्या पूछा गया और क्या क्या हमें बताना जी सर। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि रैंडम टॉपिक ये मत सोचना कि नहीं देंगे, रैंडम टॉपिक बिल्कुल दे सकते हैं आपको। और पीआरटी के इंटरव्यूज ऐसा भी मत सोचना कि डीजीटी पीजीटी के जैसे इंटरव्यूज हुए वैसे ही पीआरटी का इंटरव्यू होगा, ये आप लोगों की गलतफहमी होगी। पैनल अलग होगा, स्टेट अलग हो सकता है, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजें अलग होंगी, ठीक है। तो इसलिए उसको अलग तरीके से ही एक्सपेक्ट करना। और मैं तो कहता हूं एक्सपेक्टेशन यहां रखना, यहां की मत रखना। यहां रखोगे तो नीचे गिरोगे, यहां रखोगे ना मतलब अपने सर से ऊपर रखना, मतलब ये सोच करके चलना कि भाई यहां लेवल आने वाला है, मतलब अपने सर से ऊपर बात बनानी है हमें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, समझ? जी सर। हाँ, और रही बात, थैंक यू सर। ओके, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरजिंदर।
मैम सर मैं तो ये पूछना था कि जैसे अभी आप कह रहे हो कि आप इंग्लिश के आप प्रिपरेशन करवा रहे हो, जब भी स्टार्ट करवाओगे टॉपिक वगैरह, आप कब से करवाओगे ये टॉपिक स्टार्ट? टॉपिक तो मैं आज भी करा दूंगा, लेकिन वो है कि टॉपिक एक साथ मैं 4-5 टॉपिक्स कराऊंगा, तो सोच रहा हूँ कि वीडियो फॉर्मेट में रिलीज करूँ, क्लास में ना करा करके। एक्चुअली कर नहीं पा रहे ना, अगर आप करवाओगे तो कंटिन्यू साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ इसलिए सर। एक सिचुएशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला भी था। हाँ सर, आप सब अपना अपना वर्जन बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है? फिर उसके बाद इंग्लिश का डेमो टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन का जवाब देते। बस थोड़ा सा समय ज्यादा मत लगाना। बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, ठीक है, और क्यों वह स्कूल जाने से मुंह मोड़ने लगते हैं। मतलब कई बार देखा जाता है स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, स्कूल बंक हो जाते हैं, ठीक है, या वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते स्कूल जाने की तरफ, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन का समाधान निकालना है, आप अपने अपने तरीके से समाधान बताइए कि क्यों ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, क्यों ऐसा होता है कि वो स्कूल में जाने के बाद स्कूल से भाग जाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि वो स्कूल से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। उमेश से स्टार्ट करते हैं, बोलिए उमेश। सर स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल से ट्रुएंसी का उनको सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सर कभी कभार क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही मोनोटोनस होता है। वहां पर जो है टीचर सेंटर्ड लर्निंग हो रही होती है जो स्टूडेंट को पसंद नहीं आती, और उनको पनिशमेंट वगैरह भी कभी कभार उनका भी सामना करना पड़ता है। सो जिस वजह से उनका फिर स्कूल जाने का मन नहीं करता। अगर हम लर्निंग सेंटर अप्रोच जिसके अंदर एक्टिविटी मेथड, रोल प्ले मेथड और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम को उसके उनके जो पेस है लर्निंग का उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो ट्रुएंसी का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा सर, वो भागेंगे नहीं सर, ठीक है, उनका बहुत स्कूल अच्छा, आने का मन वेरी करेगा। गुड, वेरी गुड। हाँ, मेरा भी मानना यही है कि जब तक उनको हम ये चीज रियलाइज नहीं कराते कि हाँ आपके लिए कुछ है यहाँ पर क्लासरूम के अंदर, तब तक कि उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और तब तक वो ड्रॉप आउट्स बंद नहीं होंगे, या वो स्कूल बंक करना है ना वो खत्म नहीं होगा। चलो कोई और कैंडिडेट बताओ, फिर और फाइनल। यस सर, यस सर। सर मेरे को ये लगता है कि जैसे पहले तो बच्चा डर रहा है स्कूल में आने के लिए, वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको जब जैसे अभी सर ने बताया कैसे बर्डन फील करता है बच्चे को। एकदम क्लास में गया उसको हो रहा है कि ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का अटैचमेंट ही नहीं है। जैसे मैथ के सब्जेक्ट को ले लो, जैसे हम एडिशन भी करा रहे हैं, कुछ चीज करवा रहे हैं ऐसा, तो वो देखता है कि ये तो ना कुछ बुक में से ऐसा पढ़ रहे हैं, तो उसको तो थोड़ा माइंड पे प्रेशर जाता है कि ये कहाँ से करवा रहे हैं ऐसा सारा काम, तो वो बच्चा डरने लग जाता है। और यही बात अगर जब हम आगे लेके जाते हैं, अगर बच्चा तो बेसिक क्लियर नहीं हो रहे, तो वो मैथ पे इतना ज्यादा डरने लग जाएगा ना मैथ से, वो सोचता है कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो जब उसको ये चीजें लाइन ही से नहीं पढ़ पा रहा, उसको थोड़ा हेजिटेशन होती है, उसको शेम फील होती है, इतनी बड़ी क्लास में आ गया वो बच्चा, और ऐसे ऐसे करके क्या होता है उस बच्चे का स्कूल में आने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमें टीचरों को देखना चाहिए कि जब बच्चा जब छोटा ही स्कूल में आ रहा है तो हमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। हमें बच्चे बच्चों को देखना चाहिए ताकि बच्चा जो 10th में जाके ड्रॉप आउट ना करे, उनका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए और वो अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखे सर।
ठीक है, वेरी गुड। Thank you, नेक्स्ट, हाँ, चिन्मय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, as per the child psychology, the child never wants that his or her teacher only give lecture. They never want to only write from the blackboard. They never pressurize to do homework. They never want to cram the definitions. So, in our teaching style, if we will follow these type of methods, then they will be definitely dropped out. So, for this, we have to adopt toy-based or play-based pedagogy, inquiry-based method, and activity-based method, so that they can be retained and they can complete their study. ठीक है, वेरी गुड। आरती, सर मे आई? आप नाम बताओ अपना। मानस सर। मानस, बताओ। और सर, बच्चा हो या कोई भी पर्सन हो, हम किसी भी जगह, अगर हम किसी एक फ्रेंड सर्कल या किसी ग्रुप में भी जाते हैं, अगर वहां पे हमारा इंटरेस्ट जो है वो मीट नहीं हो रहे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रहे, तो हम उस ग्रुप को भी छोड़ देते हैं। सेम बच्चा है, अगर वो उसको स्कूल में जाने पर उसके इंटरेस्ट या उसके रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो वो वहां जाने को लेकर रिलेट नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि ये एक तरीके से प्रिजन की तरह है। तो हमें स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना चाहिए, बच्चे की जो इंटरेस्ट पॉइंट है, उसके जो ट्रिगर पॉइंट है जिसपे उसको आने का मन करे, वो खुद से कहे कि मुझे स्कूल जाना है, तो वो एक्टिविटीज कराई जाए। वो चीजें जो पढ़ाते हैं हम, जैसे मैथमेटिक्स हुआ या ईवीएस हुआ, उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ा जाए, ताकि बच्चा उससे कनेक्ट कर पाए, उसको प्रैक्टिकल यूज समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल भी मैं ले सकता हूँ एचसीएफ। बच्चों को एचसीएफ पढ़ा दिया जाता है कि भाई आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एचसीएफ जानना जरूरी है, और उसका प्रैक्टिकल यूज उनको कभी पता नहीं जाता है, जिस वजह से उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं और उनको क्रैमिंग होने लगते हैं, तो वो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल में कई बार ये पाया गया कि अगर टॉयलेट्स की एडिक्वेट व्यवस्था नहीं है तो लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो ये भी है, अगर हम ग्राउंड वगैरह और जो भी बिल्डिंग वगैरह है वो अगर हम सही से कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो बच्चे उससे भी बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। खुशबू। थैंक यू सर। बच्चों के मतलब स्कूल में ना रहने का सबसे बड़ा रीजन यही है, जब तक उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। टीचर का कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पूरी क्लास से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और पूरी क्लास से इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चा फिर टीचर को इतना नहीं समझ पाएगा और ना टीचर बच्चों को समझ पाएगा। तो क्लास में बच्चे को बांधने के लिए जरूरी है कि उससे क्वेश्चंस किए जाए, उससे पूछा जाए, इंटरेक्शन किया जाए, बच्चे की हर एक बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाए। अगर जब तक बच्चे से क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटीज नहीं दी जाएंगी, मेथड बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो बच्चा क्लास में नहीं रुक पाएगा। तो ये सब होना बहुत जरूरी है। और जब टीचर बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी रखेगा, उससे बार बार क्वेश्चंस करेगा, उसको हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेगा, उसके बेसिक्स क्लियर करेगा, जहाँ पे उसे रेमेडी की जरूरत है वहां पे रेमेडी देगा, तो बच्चा जरूर क्लास में रुकेगा। उसे ये पता रहेगा कि टीचर मुझसे पूछती है, उन्होंने मुझसे कल भी पूछा था, मुझसे आगे भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो जरूर रुकेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये होना चाहिए। ठीक है। आरती, आप हो क्या? यस सर। बताओ। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। सर, बच्चे को हम उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पढ़ाएंगे। जैसे पहले पता करेंगे कि कहाँ पर मुश्किल आ रही है बच्चे को, उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं जाग पा रहा, क्या मेरा पढ़ाई उसे बोर लग रहा है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोरियत महसूस कर रहा है, तो उस तरीके को मैं ठीक करना चाहूंगी ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आ सके। और प्ले वे मेथड से और भी अन्य मेथड से हम उसको पढ़ा सकते हैं। और एक मैं उसके घर का माहौल भी जानना चाहूंगी, हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से भी बच्चा ना आए, तो ये भी जानना चाहूंगे। सर, इतना ही है।
ठीक है, नेक्स्ट कोई कैंडिडेट? सुमन, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। सर मुझे लगता है बच्चे का होमवर्क कंप्लीट ना होने के कारण भी वो बच्चा बंक वगैरह मारता है। इसके बहुत साथ बढ़िया, ही इन बहुत सभी के बढ़िया, साथ एक बात वेरी गुड, वेरी गुड। और ये ऐड करना चाहूंगा। जैसे बच्चे ने पूछते हैं, पता है कल सर ने कोविड टॉपिक कराया था और मेरा तो कंप्लीट है नहीं। मैंने उसके बारे में आज जाके पूछा कि सर आगे पढ़ाएंगे, अब पिछला मेरा कंप्लीट चैप्टर है नहीं, तो मैं पूछूंगा तो सर बताएंगे नहीं, खड़ूस हैं, चिल्लाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं आज ही बंक मार देता हूँ, कल नया चैप्टर करेंगे। बच्चों को पता है सर, जो बच्चे लीव वगैरह भेजते हैं, काम नहीं करते, उनको रिएक्शन छूट वगैरह देते हैं, बेटा कल आप आए नहीं थे, आपको नेक्स्ट टाइम कभी क्लास होंगे दोबारा कर लेंगे या फिर कर लेंगे। इसके कारण लगता है बच्चे को मैं इसी का चैप्टर को यहीं छोड़ देता हूँ, आगे कंटिन्यू करूंगा। आज का बंक मारना है मेरे को तो। आई सही बात थिंक है, बहुत बढ़िया, मतलब प्रैक्टिकल आपने बात सोची, बड़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट कोई कैंडिडेट? सुमन, गुड इवनिंग सुमन। बच्चों का ये भी हो सकता है, कोई बच्चे कम पढ़ाते हैं, वो इंटरेस्ट ना, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, वजह से भी वो बंद कर सकता है, कर सकता है बंद। उसके फ्रेंड सर्कल है, उसका जो भी है एटमॉस्फेयर, इसमें भी ये कई बार ये होता है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, ज्यादा ना इंटरेस्ट लेता है, या फैमिली का भी कोई इशू है, तो हम वहां से भी बच्चे का पता लगा सकते हैं, इस वजह से बच्चे को। ठीक है, कोई और कैंडिडेट बोलना चाहेगा? सर एक बात और ऐड कर सकता हूँ इसमें। बताओ। सर जैसे बच्चे को लगे मेरा कल जो फ्रेंड है वो कल नहीं आएगा, किसी कारण बाहर घूमने गया है, इसी कारण मैं भी आज बंक मार लेता हूँ। सर को तो उसका पता है घूमने, मैं भी कोई रीजन दे दूंगा, ये भी रीजन हो सकता है बच्चे का स्कूल आने का सर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता कि मेरे दोस्त वगैरह तो आ नहीं रहेंगे, मैं बेंच पे अकेला बैठूंगा, इससे अच्छा यही कर लूं। सर वैसे भी कुछ बोलेंगे नहीं। या सर बार बार कोई बच्चा क्वेश्चन पूछते हैं तो खड़ूस है, अच्छे से सर का जवाब देना ही नहीं है। वैसे हमारे प्रति सर के जो विचार है नेगेटिव हैं, आई थिंक ये भी हो सकते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और कैंडिडेट कुछ नया है उसके पास तो प्लीज बताओ, अदरवाइज सिमिलर है तो ऑलरेडी हो चुकी है। सर कभी कभार टीचर जो हैं वो बायसनेस भी शो करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को लेकर, तो वो बच्चों को लगता है कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन मी, दे आर फोकसिंग ऑन अदर स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कंप्लीटली वेस्ट फॉर मी टू गो टू द स्कूल। बिल्कुल ऐसा ही है, बायसनेस की वजह से भी बच्चे कई बार स्किप कर देते हैं क्लासेस को या बंक मार देते हैं क्लासेस में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहां पर उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, उनको वो प्रायोरिटी नहीं मिलती। ठीक है, जिस वजह से कि वो वहां पर जाना अच्छा समझे। बहुत अच्छा, नाइस पॉइंट। कविता, कविता कुछ कहना चाह रहे हो आप? चलिए, कोई और कैंडिडेट प्लीज बताओ। सर मैं बोलूं? बोलो बोलो। सर क्लास में कुछ क्लास में क्या होता है ना सर, डिफरेंटली एबल चाइल्ड भी होते हैं, तो उनके लिए अगर स्कूल में रैम्स नहीं होता है और चेयर जो बेंच टेबल जो होता है प्रॉपर हाइट नहीं होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा से नहीं होता है, और सर नहीं होता है, तो वो स्कूल आने के लिए मोटिवेट फील नहीं करते हैं। तो सर इसीलिए स्कूल में अगर रैम्स नहीं है, बच्चा व्हीलचेयर में आ रहा है और कोई सहारा के साथ आ रहा है, तो उनको ध्यान रखते हुए कुछ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए और एक्सेसिबल टॉयलेट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, सो दैट द इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी कैरिड आउट एंड बच्चे भी, वो जो डिफरेंट लेवल बच्चे, वो भी स्कूल रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे। अच्छा, मेरा अब एक क्वेश्चन, चलो ये तो सिचुएशनल क्वेश्चन तो हो गया, बाकी एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा हुआ, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अ टीचर, तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं डेमो टॉपिक कराऊं आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहते हो? सर
यस सर। कौन कौन से सब्जेक्ट के चल सर इंग्लिश के करा देना जितना हो सके। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, डेमो टॉपिक कराऊं या कंटेंट कराऊं? दोनों सर। तो दोनों में पहले तो यार टाइम कंटेंट्स है, क्लियर करा दोनों दीजिए, दोनों थोड़ा ना डेमो अपने लेंदी हो जाएगा आप मेरे लिए, अच्छा बेटर हो जाएगा। दोनों लेंदी हो जाएगा। मैं कंटेंट करा देता हूँ कि कितना कंटेंट आपको कराना है। हाँ जी सर, कंटेंट करा दीजिए। कंटेंट सर मुझे मिड लगता है वीक पे करा दो सर, एक दिन ज्यादा कंटेंट एक दिन डेमो। एक्चुअली टॉपिक बहुत सारे हैं ना, सर दोनों करा दो सर, डे बाय डे। एक्चुअली टॉपिक बहुत सारे हैं। मैं दोनों दिन अगर कराऊंगा तब मतलब एक दिन में थोड़ी खत्म होंगे क्या? एक दिन में नहीं खत्म होंगे सारे। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको ना पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक करा दूं कंटेंट वाइज, कि आपको कितना कराना है। मतलब आपको अगर सर ग्रामर का टॉपिक उठाना पड़े तो आपको कितना उठाना है, कौन से एग्जाम्पल उठाने हैं, कितना पोर्शन उठाना है, कितने क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे उसमें से, वो बता दो। यस सर। ठीक है। अब रही बात डेमो टॉपिक की कि मैं आपको डेमो टॉपिक के थ्रू पढ़ा करके दिखा दूं, तो डेमो टॉपिक के थ्रू मैं आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ा करके दिखा दूं। ठीक है। तो सारे टॉपिक तो मैं डेमो टॉपिक के थ्रू नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा। सर सभी सब्जेक्ट से एक एक करा दीजिए। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स में एक एक डेमो टॉपिक दे देते हैं और कंटेंट वाइज सब करा देते हैं। जी सर। ओके परफेक्ट। यस सर। यस सर। इंग्लिश में ग्रामर के सारे टॉपिक करा देते हैं और यस सर। हिंदी में ग्रामर के सारे टॉपिक करा देते हैं और पोइट्री, एक पोइट्री इंग्लिश की करा देते हैं, एक हिंदी की पोइट्री करा देते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट, लैंग्वेज खत्म। इसके अलावा 2-3 चैप्टर्स ईवीएस के करा देते हैं, उसमें तरीका समझ लेना बस। ठीक है, और 2-3 चैप्टर्स मैथ्स के करा देते हैं। सर मैथ में ना डेसिमल में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। डेसिमल प्रॉब्लम हो तो डेसिमल मत डेमो टॉपिक में लेना। ठीक है, सर उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया डेसिमल, फिर अपनी तरफ से दे दिया वो अलग चीज है, लेकिन आपको डेमो टॉपिक में वो प्रिपेयर नहीं करना। रैंडम टॉपिक में तो सब के लिए रेडी रहना, वो तो कुछ भी मिलेगा आपको। ठीक है, रैंडम टॉपिक के लिए तो सब में प्रिपेयर रहना आप। अब ओके सर। मतलब आप कभी भी डेमो टॉपिक की प्रिपरेशन रिटन टेस्ट की तरह मत करो कि उसमें आप सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो। एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो अच्छे से, बाकी रैंडम टॉपिक के तौर पर आपको आना चाहिए। उतना अच्छे से नहीं आएगा, मैं आई नो, लेकिन उतना अच्छे से करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी और इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रिटन टेस्ट नहीं है और मान लो उन्होंने नहीं पूछा वो रैंडम टॉपिक, तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे अपना। एक एक टॉपिक पूछ कर लो, और रैंडम टॉपिक में वो आपको ऐसे नहीं देंगे कि हाँ भाई ये वाला एक काम करो, आप डेसिमल पढ़ा दो, आप वो पढ़ा दो। नहीं, वो आपसे ये कहेंगे आपने। किसी का माइक कौन है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी ने माइक ऑन कर रखा हाँ है क्या? सर। हाँ जी, कुछ सॉन्ग्स पीछे से बैकग्राउंड सॉन्ग आ रहे थे सर। कौन है भाई संगीतकार? सर सभी का माइक म्यूट करा दीजिए। सभी का माइक ऑफ है। ठीक है, तो कराते हैं। चलो सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ लिख दो आप अपना क्वेश्चन ना, चैट में लिख दो, तो अभी बता देते हैं आपको। ठीक है बच्चों, और सर मेरा क्वेश्चन था सर, एक एचसीएफ से सर काउंटर क्वेश्चन क्या बनेगा सर? उसने पूछा था, आप कह रहे बाद में पूछेंगे। एचसीएफ से काउंटर क्वेश्चन बता दो भाई, 4-5 काउंटर क्वेश्चन पूछ लो इनसे, मानस से। कोई भी कैंडिडेट इनसे क्वेश्चन पूछ लो 4-5, मतलब अलग अलग बच्चा पूछो। चिन्मय एक क्वेश्चन पूछो इनसे एचसीएफ का। सर मैं पूछूं? प्रैक्टिकल यूज ऑफ हाँ पूछो, कोई भी पूछ लो, रैंडम पूछ लो कोई। 0 और 1 का एचसीएफ क्या होगा?
आपको आंसर करना है मानस। और सर इसका कोई भी एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि जीरो का फैक्टर नहीं हो सकता, डिवीजन उसका पॉसिबल नहीं है। कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ What are the practical implication of SCF and LCM in our daily life? एलसीएम का जो प्रैक्टिकल यूज हो सकता है वो होता है किसी दो इवेंट्स का एक कन्वर्जेंस पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर पे एक फ्रूट सेलर, बच्चे को बता सकते हैं फ्रूट सेलर एवरी सेकंड डे आता है और जो वेजिटेबल सेलर है वो हर थर्ड डे आता है। तो दोनों जो सेलर है वो किस दिन सेम डे आएंगे, दोनों साथ में किस दिन आएंगे, ये पता करने के लिए हम एलसीएम यूज कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो 6 आएगा, तो हर 6th डे दोनों साथ में आएंगे। एचसीएफ का ये हो सकता है कि जैसे डिवीजन करना हो हमें अनइक्वल आइटम्स का इक्वली इन सर्टेन पीपल, जैसे किसी बच्चे के पास 6 एप्पल हैं 4 मैंगोस हैं, अब उसको अपने फ्रेंड्स इनवाइट करने हो, उसको दोनों फ्रूट्स हर एक फ्रेंड को देने हैं, मतलब मैंगो भी मिले और एप्पल भी मिले, तो उसको फाइंड करना है कि मैं मैक्सिमम कितने दोस्त बुला सकता हूँ सबको इक्वली फ्रूट्स दूं। तो यहाँ पे एचसीएफ का यूज हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ से पहले प्रायर नॉलेज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट में? फैक्टराइजेशन सर, एलसीएम के पहले मल्टीपल। ठीक है, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं, अगर उसको फैक्टर आएंगे तो एलसीएम भी साथ में ही आना चाहिए। कोई एक्टिविटी बताओ एचसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ से सर मैं यही कर सकता हूँ, बच्चों से पेंसिल ले लूंगा क्लासरूम में एंड इरेजर्स ले लूंगा, तो उनसे बोलूंगा कि अगर हम इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारे पास सर्टेन अमाउंट्स हैं, वो क्योंकि क्लास में ली जाएंगी तो कितनी काउंटिंग है वो वहीं पता चलेगी, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 8 पेंसिल है और 6 पेन है, तो हम इसको मैक्सिमम कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हैं जो इक्वली उनके पास जाए, एक पेन भी पहुंचे मिनिमम और एक पेंसिल भी पहुंचे। ठीक है, बाकी आप जब परफॉर्म करोगे प्रैक्टिकली तब और भी क्वेश्चन पॉसिबल है, बाकी एक नॉर्मल क्वेश्चन इतने हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और एक क्वेश्चन और है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अ टीचर, मतलब एक टीचर के क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक टीचर को। आप सब लोग आंसर कर सकते हो जो भी करना चाहिए। स्टार्ट विद चिन्मय। There are so many challenges for a teacher in the school scenario. So, as per my opinion, sir, to inculcate ICT in our regular classroom transaction, it's a big challenge as per the need of 21st century skills, and to carry out official works along with the teaching work. Third, to engage the gifted child and the differently able child up to their full potential. Sir, suddenly these 3 challenges are coming to my mind. ठीक है, खुशबू। सर टीचर के लिए चैलेंजेस ये हो सकते हैं हर एक बच्चे की जो भी नीड्स है उन सबको पूरा किया जा सके, कोई भी बच्चा क्लास में पीछे ना रह पाए, सबके बेसिक्स क्लियर हो, सब एक लेवल पर आ पाए, और बच्चों की जो पर्सनल जो नीड्स होती हैं, अगर उनको कोई फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है तो एज अ फ्रेंड भी बने, बच्चे मतलब खुल के अपनी बात कह पाए टीचर से। और जो डॉक्यूमेंट वर्क होता है वो भी एक चैलेंज है, उसको भी टाइम पे पूरा करना, बच्चों को पढ़ाना भी है, क्लासरूम मैनेजमेंट भी है, और बच्चों का जैसे अगर किसी को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे बच्चे के लिए भी उसको समझ में आए तो मेथड्स भी उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने चाहिए। लेसन प्लान बनाना। ठीक है, और भी सर अभी जो दिमाग में आएंगे बाद में बता दूंगी। मैं बोलूं सर, और एक बताऊंगा सर। हाँ जी ऋषि। सर बच्चे ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे ताकि टीचर बच्चों ने मान लिया आज हमें स्टडी नहीं करनी, ऐसा माहौल क्रिएट करे टीचर ना पढ़ा पाए, एंड बच्चों का ग्रुप वगैरह या ऐसा कुछ बनाकर टीचर के सामने रोज नए चैलेंजेस रहेंगे, हमें उन सभी का सामना करते हुए चाहे लास्ट में 10 या 15 मिनट जितना भी पीरियड की लिमिट है उनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सिखाया जाए, ये एक वन ऑफ क्योंकि बच्चे शरारती तो होते हैं,
कुछ ना कुछ तो कराएंगे। बिल्कुल, आज बिल्कुल। जैसे सर मैं प्लस माइनस ये जो भी क्योंकि बच्चा करा रहा कभी भी हूँ पढ़ना नहीं ऐसा चाहता, ये माहौल बात क्रिएट कर ठीक है। दें। क्या कह रहे हो सर? बच्चा कभी भी पढ़ना नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल सही है। वो कभी ना हाँ कभी हाँ, चीज़ों को इस तरीके से प्लान करता है कि वहाँ टीचर के सामने एक चैलेंज होता है कि हम उसको पढ़ा भी नहीं सकते डायरेक्टली और उसको पढ़ाना भी है। हाँ। ठीक है, अच्छा लगा। स्टूडेंट रेडीनेस कह सकते हैं सर इसे। हाँ, चलो नेक्स्ट बताओ, कोई और कैंडिडेट। सर सबसे बड़ा चैलेंज सर ये है टीचिंग के लिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं सर उनको पढ़ाना, बट उसको चैलेंज न मानकर एक रिसोर्स की तरह पढ़ाया बहुत जाए। बढ़िया। और सर जैसे कि अभी ये सर बता रहे थे ऋषि सर कि बच्चे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो चलो जैसे हम इंग्लिश ही पढ़ाना चाहते हैं स्टडी में, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्यों ना हम एक इंग्लिश अंताक्षरी कनेक्ट करके शुरू करें। जैसे हम एक बच्चे को बोले कि आप एक वर्ड बताओ, जैसे उसने शिप बताया, वो पी से एंड हो रहा है, तो दूसरे बच्चे को बोले आप पी से कोई वर्ड बताओ, जैसे कि उसने पिकॉक बता दिया, ऐसे तीसरा कोई सर, उसको ऐसे धीरे धीरे करके स्टडी के लिए कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी चिन्मय, आप एक से चैलेंज ये भी हो सकता है सर 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 क्योंकि सर इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो हमको सर जो हमारा लेसन प्लान बनाना है सो दैट इट कैन मीट टू द नीड्स ऑफ ऑल चाइल्ड। सर ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है सर, इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करने के लिए। चिन्मय, आप है ना हिंदी में बोलने की कोशिश किया करो। जी जी ठीक है ना, जब भी आप आंसर करो, क्योंकि आप तो अभी क्लासरूम में ही आंसर कर रहे हो, तो इससे थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा हेजिटेशन भी दूर सर। ठीक है सर हाँ, चलो मानस, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सर एक्चुअली यही था कि जो बच्चे होते हैं सबका एक लेवल जो क्लासरूम में होते हैं सेम नहीं रहता है। किसी का बैकग्राउंड जो होगा वो हायर होगा, किसी को कम आता होगा, बेसिक्स जो है। तो डिफरेंशिएटेड जो हमारा एक टीचिंग मैकेनिज्म होगा उसको हम कैसे एक 40 मिनट के पीरियड में ही जो 40 से ज्यादा बच्चे हैं हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग हम अपने लेसन प्लान को मोल्ड कर पाए, वो कैसे उन सबको समझ में भी आ पाए और उनको उनकी जो पोटेंशियल उसके तरफ हम मैक्सिमम पे ले जा पाए। ठीक है, मानस, आपका मैंने मॉक इंटरव्यू अभी पब्लिश नहीं करा या कर चुका हूँ? पता नहीं सर, शायद अभी नहीं पब्लिश नहीं करा। मैं मानस का मॉक इंटरव्यू पब्लिश करूंगा यूट्यूब पे, शायद कल ही कर दूंगा। आप मानस का मॉक इंटरव्यू देखना, मानस का मॉक इंटरव्यू काफी अच्छा था और मानस के मॉक इंटरव्यू में काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। मैं करता हूँ इनका ना, हो गया मेरे को शायद 2 वीक हो गए मेरे को आपका मॉक इंटरव्यू लिए हुए। ये सर लास्ट संडे को लिया था, लास्ट टू लास्ट, प्रीवियस पिछले के पिछले, हाँ पिछले से पिछले संडे। ठीक है, मानस ने काफी सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे आंसर्स दिए थे, डेमो टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर, मतलब एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट जो होता है ना, मानस के देख करके आपको लगेगा। एक बार एक्चुअली क्या है कि जो मैं यूट्यूब पर मॉक इंटरव्यूज पब्लिश करता हूँ वो आप लोगों के लिए एक सजेशंस है, वो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। अगर उनकी कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा है, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन हम सबको मिलकर के कंप्लीट पैकेज बनना है। और जो हम लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्टेड हैं उन सभी कैंडिडेट्स को मैं, डोंट वरी, किसी कंपटीशन में शामिल नहीं करना चाहता कि आप एक दूसरे से कॉम्पीट करो, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट के तौर पर देखो, जो एटलीस्ट मेरे पास कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, और उस सपोर्ट को ही साथ लेकर के चलो, जिसमें एक दूसरे को भी कुछ सीखने का अगर मौका मिलता है आपसे, तो मुझे लगता है थोड़ा आपकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक मॉक इंटरव्यू के बाद आप जो भी मॉक इंटरव्यू होंगे वो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होने दूंगा मैं आपके, ठीक है, सो डोंट वरी। तो अभी रही बात आज की क्लास की, तो हम फाइनल करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गई 1 घंटे से, क्योंकि ना मेरे को ये रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ, तो 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग अपलोड करना मेरे को ठीक लगता नहीं है। सर आपसे बात करनी है पर्सनली कुछ, तो आप फोन कर लेना मेरे को, ठीक है, कल या आज ही सर? जब चाहो आप। आज कर सकता हूँ सर? बिल्कुल कर सकते हो। ये क्लास में ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, क्लास के बाद कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी जितने भी सर, हाँ जी, ओके ओमेश, थैंक यू सर एंड गुड नाइट। ओके गुड नाइट, ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट। ओके, मिलते हैं कल 9 बजे। ओके बच्चों, बाय।